प्रणाम। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका महापरिनिर्वाण दिन है और इस अवसर पर मैं अनिल थत्ते और हमारे सहयोगी श्याम गिरी उनको विनम्र अभिवादन करते हैं। आज हम जो है महाराष्ट्र की राजनीति पर ही विशेष चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, जो शिवसेना के साथ प्रकाश आंबेडकर जी का युति लगभग तय हो गया है और रामदास आठवले जी जो है भाजपा के साथ में है, ये दोनों का तालमेल कैसा लग रहा है आपको सर? किसको फ़ायदा किसको नुकसान देगा ये चीज़? पहली बात तो ये है कि प्रकाश आंबेडकर जी और रामदास आठवले, इनका अगर इतिहास हम देखते हैं तो दोनों ने ऐसी कोई पार्टी छोड़ी नहीं है जिसके साथ उन्होंने कभी न कभी अपना समझौता गठजोड़ किया नहीं है। जी। रामदास जी आठवले शरद पवार के मंत्रिमंडल में मंत्री थे। ठीक जानता हूँ। और प्रकाश आंबेडकर मंत्री नहीं बने मगर राज्यसभा सदस्य जो बने वो भारतीय जनता पक्ष के सौजन्य से बने। जी। दूसरी बात यह है कि हमेशा अंबेडकर और आठवले इनकी जब तुलना की जाती है तो दोनों में मूलभूत फ़र्क मुझे दिखाई देता है। मतलब राजकीय तौर पे अलग अलग पार्टियों से हाथ मिलाना, हाथ छुड़ाना, फिर उन्हीं के ऊपर टीका टिप्पणी करना और उन्हीं की कभी तारीफ़ करना, ये सब दोनों ने किया है। जी। इसमें हम अंबेडकर जी को दोष नहीं, प्रकाश जी को, उनको बाला साहब बोलते हैं, बाला साहब अंबेडकर को दोष नहीं दे सकते कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी के जितने भी नेता हैं उनको वो आदत से मजबूर हैं। आपको दिखाई देगा कि वो हर बार ऐसा एक कैलकुलेशन करते हैं कि किसको मेरी ज़रूरत है, कहाँ पे बाकी के रिपब्लिकन पार्टी वाले गए हैं तो वहाँ अगर नहीं गया है कोई तो मैं जाता हूँ, कहाँ जगह खाली है, कहाँ जगह खाली है। और वहाँ पे मेरे को अभी देखो कि अंबेडकर जैसे ही शिवसेना के साथ जाने की बात कर रहे हैं तो रिपब्लिकन पार्टी के दूसरे जो नेता हैं, जी, छोटे मोटे नेता हैं, तो वो अभी शिंदे साहब को मिल रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं कि भाई चलो हम आपके साथ आते हैं। तो ये इनका नेचर है। जी। और मजबूरी भी है। मजबूरी का समर्थन वो बहुत अच्छी तरह से करते हैं। आज सुबह है रामदास आठवले का एक इंटरव्यू मैक्स महाराष्ट्र पर किरण सोनवणे ने लिया, वो मैं देख रहा था। जी। उनको जब किरण सोनवणे ने पूछा कि ये क्या बात है कि शरद पवार जब सत्ता में थे तो आप उनके साथ थे, बीजेपी सत्ता में है तो आप उनके साथ हैं, और जब आपको मंत्री नहीं बनाया, आपको ये एमपी नहीं बनाया था तो आप बड़े व्याकुल हो गए थे, बहुत परेशान थे, रात दिन एक ही रट लगाते बैठे थे कि भाई मेरे को पहले तो खासदार करो, बाद में आप रोज़ ऑलमोस्ट बोलते रहे कि अरे मेरे को मंत्री कब करोगे। तो एक तरह से लोगों में एक मैसेज जा रहा था कि भाई आप मंत्री पद के लिए बहुत उतावले हो गए और मंत्री पद ही आपके लिए सब कुछ है। तो मेरे को भी उत्सुकता लगी कि ये सवाल पे रामदास आठवले जवाब क्या देते हैं, मगर उन्होंने बड़ी चतुराई और बुद्धिमत्ता दिखाते हुए उन्होंने डायरेक्ट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कोट किया। उन्होंने बोला कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत पहले ये कह दिया है कि हमारे दलित समाज, दलित नेता और दलित संगठन जो रहेंगे उनको हमेशा सत्ता के साथ होना चाहिए। क्योंकि अगर वो अपने समाज का भला करना चाहते हैं तो अपोजिशन में रह के वो नहीं हो सकेगा। आपको सत्ता के साथ रहेंगे तो सत्ता के माध्यम से आप उनके लिए बहुत सारे पॉजिटिव मेजर्स, कंस्ट्रक्टिव काम कर सकते हैं। जी। तो बोले मैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का ये जो उपदेश है
उसको फॉलो कर रहा हूँ। और इसके लिए जब कांग्रेस की सत्ता थी तब मैं कांग्रेस के साथ था, अब बीजेपी की सत्ता है बीजेपी के साथ हूँ। उन्होंने उसमें ये भी बोल दिया कल और अगर और समीकरण बनता है तो मैं उनके साथ रहूँगा, और उसमें मुझे कोई लज्जा या आपत्ति शर्म लगने की बात नहीं, क्योंकि सत्ता के माध्यम से ही लोगों का भला कर सकते हैं हमारे जैसे नेता और हमारे जैसी छोटी पार्टियां जिनका अपना अस्तित्व जो है वो बहुत छोटा है। उन्होंने वो शब्द यूज़ नहीं किया, उन्होंने इतना ही बोला कि हम छोटी छोटी पार्टियां, और उन्होंने तो बहुत ज़ोर से बोल दिया और बिंदास बोल दिया। वो बोले कि हमारे जितने नेता हैं उतनी पार्टियां हैं। हमारा प्रॉब्लम ये हो गया है कि हमारे आपस में बट गए, दो नेता एक साथ जा ही नहीं सकते। हर एक की या तो रिपब्लिकन पार्टी रहती है या कोई एक दलित नाम लेके कोई पार्टी रहती है। बसपा देखो, बसपा सर बहुत बड़ी पार्टी है, बसपा की तुलना हम इन पार्टियों से नहीं कर सकते, वंचित की तुलना कर सकते हैं। रिपब्लिकन पार्टी के भी महाराष्ट्र में किसी ने मुझे बोला कि सब मिलके 12 गुट है और 12 नाम हैं उनके नेताओं के, और 12 नामों से रिपब्लिकन पार्टी चलती है। आप इलेक्शन में देखेंगे तो हर एक पार्टी के साथ एक नीला झंडा होता है। आप अगर बारीकी से देखेंगे ये किसका है, अच्छा ये इसका है, अच्छा ये इसका है, ये इसका है। हर एक पार्टी के पास एक ना एक ब्लू फ्लैग जो है रिपब्लिकन को, उनको वो ज़रूरी भी होता है दलित वोट को अट्रैक्ट करने के लिए और ये करने के लिए। मगर उन्होंने बोला कि हम लोग छोटे हैं, हमारी ताकत बहुत छोटी है, हम हमारी सत्ता में कभी इंडिपेंडेंटली नहीं आ सकेंगे, तो हमको जो सत्ता में है उनके पीठ पे बैठना है और इनके पीठ पे बैठ के ही चलना है। मैं रिपब्लिकन पार्टी जो है, या तो ये छोटी पार्टियाँ मतलब बच्चू कडू से लेके बहुत सारे लोग जो है उनकी जो पार्टियाँ, उनको मैं एक शब्द उनके लिए मैंने निकाला है जो मराठीमध्ये त्याला बांडगुळ असा शब्द है आणि इंग्लिश में पैरासाइट बोलते हैं। मतलब पेड़ के ऊपर जो पैरासाइट बांडगुळ आता है वो उसका अस्तित्व थोड़ा सा अलग रहता है। वो पेड़ का शोषण करके, मतलब पेड़ जो ये लेता है रस लेता है उसी के ऊपर जीता है, पर वो पेड़ का भाग नहीं होता है, परजीवी होता है, वो पेड़ का भाग नहीं होता है, पेड़ के ऊपर होता है। तो मैं ये छोटी पार्टी जो है अभी बीएसपी उसमें नहीं है, बीएसपी अपनी ताकत उसकी बहुत बड़ी है। वो मुलायम और अखिलेश की जो पार्टी थी, नहीं वो समाजवादी पार्टी सपा, उसकी तुलना में वो पार्टी है। मतलब अभी मायावती की जो पार्टी है वो अखिलेश की, अभी ये तो रहे नहीं। तो मैं अभी महाराष्ट्र की ही बात करूँगा। तो ऐसा है कि आठवले साहब ने ये तय कर दिया है कि मैं जो सत्ता में रहेंगे उनके साथ रहेंगे। अब सत्ता में जो रहते हैं वो उनको क्यों साथ लेते हैं, हाँ ये भी बड़ी सवाल है। देखो कि ये बोलेंगे कि मुझे जाना है मगर उनको लेना है, वो क्यों लेना है? क्योंकि सर हर एक पार्टी की एक ऐसी ज़रूरत है कि सिर्फ महाराष्ट्र की बात करके महाराष्ट्र में हम लोग बोलेंगे कि महाराष्ट्र में भले लोग बिखरे हुए हैं, अलग अलग रिपब्लिकन पार्टी का फॉलोइंग कर रहे हैं, मगर अगर ब्लू फ्लैग रिपब्लिकन पार्टी का झंडा किसी पार्टी के साथ नहीं होगा तो जो दलित समाज है, जो महाराष्ट्र में करीबन 27 से 35% तक है बोलते हैं जी, वो बोलता है कि अरे इनके साथ ब्लू फ्लैग है ही नहीं, मतलब हमारे लोगों को इन्होंने दूर रखा तो हम इनको क्यों वोट दें। एक भी तो रिपब्लिकन पार्टी का नेता दिखाने के लिए होना ही चाहिए। तो बीजेपी के पास अभी कोई नहीं था, तो अनायासे उनको रामदास जी आठवले मिल गए। इनको भी ज़रूरत थी पार्टी की, इनको भी ज़रूरत थी मंत्री पद की, इनको भी सत्ता की, और उनको भी एक रिपब्लिकन पार्टी वाला कोई चाहिए था। तो वो दोनों का एक मैचिंग एक दूसरे से अच्छा हो गया। अभी रामदास आठवले और प्रकाश अंबेडकर दोनों के बारे में अगर उनको जो वोट्स मिलते हैं उसकी हम तुलना करेंगे तो ऐसा दिखता है कि ये जो प्रकाश अंबेडकर है उनका मास फॉलोइंग जो है वो रामदास आठवले से कम 10 गुना ज़्यादा है।
रामदास आठवले उन्होंने पिछले चुनाव में काफ़ी उन्होंने वोट भी खींचा। हाँ, वोट खींचे, वोट पाए, कई लोग हराए, कई लोगों को हराया उन्होंने, और उनका मेन काम वही था, हराने का ही था, वो उन्होंने किया। तो कैसे है ना कि मैं बोलूँगा कि रामदास आठवले एक शोपीस है बीजेपी के लिए। एक बड़ा विधान कर रहा हूँ। रामदास जी मेरे मित्र हैं, उनके साथ भी मेरी बहुत सारी मुलाकातें हुई है, जब भी मिले प्यार से मिले हैं, और बिंदास, वो भी बिंदास है, मैं भी बिंदास हूँ, तो एक दूसरे से बातें भी हुई है। और कई बार उनको भी मैंने बोला है कि आप बीजेपी के लिए एक शोपीस है। तो उन्होंने उस समय मुझे बोला था, एक गोरेगांव में मीटिंग हुआ था, उसमें वो आए थे, वहाँ मेरी बात हुई। वो बोले देखो, हर एक पीस ही होता है, कोई शो पीस होता है, कोई मास्टर पीस होता है। मैं मेरे को मास्टर पीस समझता हूँ, आप भले आपको मैं शो पीस लगता हूँ, क्योंकि मास्टर पीस इसलिए कि भारत की सबसे बड़ी जो पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? वो बोले वो तो अभी तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी हो गई बीजेपी, सदस्य संख्या में। उसको अगर मेरी ज़रूरत लगती है, ज़रूरत नहीं ना कि वो मेरे को साथ में ले ले, और किसी को ले सकते हैं, या तो ऐसे 10 लोगों को इकट्ठा करके बोलेंगे ये 10 रिपब्लिकन नेता मेरे पास हैं। उनको रामदास आठवले लगता है, सिर्फ लगता नहीं है। हाँ ठीक है, आप बोलते हैं वैसा थोड़ा मुझे मांगना पड़ा कि भाई मुझे बनाओ करके, और वो उनकी स्ट्रेटजी है। वो क्या करते हैं कि सामने वाले का पेशेंस भी देखते हैं कि कितना है, और दूसरी बात है कि किसी को भी बीजेपी वाले ये लगने नहीं देते कि भाई तुम्हारे हमें ज़रूरत है, तुम्हें हमारी ज़रूरत है। ये पहले एहसास करवाते हैं, करके मंत्री पद दे सकते थे एक दिन में, वो नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि उनको मुझे एहसास करना था कि भाई तुम्हारी ज़रूरत है, हमें नहीं ज़रूरत। वो उनकी नीति है, मगर वो उनकी नीति उनके पास। उसके बावजूद उन्होंने मुझे साथ में लिया, मंत्री किया, मुझे जो डिपार्टमेंट चाहिए था, पोर्टफोलियो, सामाजिक न्याय जी। उन्होंने एक बात मुझे बताई उस समय, उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि आठवले ने पर्सनली मुझे बोला था। वो बोले आपको सामाजिक न्याय जो मेरा पोर्टफोलियो है, डिपार्टमेंट है, उसका बजट मालूम है? वो बोला नहीं, मुझे मालूम नहीं। वो बोले जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जी, इसमें चौथे क्रमांक का जो बजट है कितना है? 1.5 लाख करोड़ सालाना। बहुत बड़ी बजट। वो बोले अनिल जी ये याद रखो कि 1.5 लाख करोड़ सालाना बजट मेरे हाथ में है, तो सोचो मैं मेरे समाज का कितना भला कर सकता हूँ। वो बोले फॉरेन में जिन हमारे समाज के बच्चों को सीखने के लिए जाना है, उनको हम स्कॉलरशिप देते हैं, उनको लोन्स देते हैं। जो हमारे रोज़गार के बदले स्वयं रोज़गार में जाना चाहते हैं, ऐसे करीबन पूरे देश में 1 लाख से ज़्यादा लोगों को हम लोन देते हैं। हमारा 1 लाख करोड़ का बजट है, उसमें हम लोगों को कितना उपकृत करते हैं वो देखो आप। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि इन्होंने मेरा मूल्यांकन क्या किया, मेरे को टाइम लगाया, ये किया। मैं ये सोचता हूँ कि आज 1.5 लाख करोड़ बांटने की ताकत उन्होंने मुझे दे दी है, और मैं बांट रहा हूँ। मैंने बोला कि रामदास जी ये सब, अभी मैं उनकी यादें आ गई, उनका बात निकला तो मैं बोलूँगा, और बोलना चाहिए सर रामदास आठवले के बारे में जो टीका टिप्पणी की जाती है वो उनके कॉमेडियन के रोल पे की जाती है। वो जो हर वक्त पे लोग हंसते हैं, हर वक्त पे वो जो एक कविता करते हैं और मजाकिया स्टाइल में बोलते हैं, उसके लिए उनके ऊपर टीका टिप्पणी की जाती है। उनको उसके लिए थोड़ा सा हंसी मजाक का विषय भी लोग समझते हैं, मगर उसमें भी मैं सर उनका भोलापन है, वो कैसे है ना, उनके मन में एक कवि है और वो पहले से है। ये सब जो नेता हैं ना, दलित नेता, उनमें से बहुत सारे एमए के समय मेरे साथ थे सर। अर्जुन डांगड़े, और मैं एक क्लास में था। अर्जुन डांगड़े बहुत बड़ा नेता है रिपब्लिकन का। राजा ढाले वो मेरे क्लास में था।
मैं और वो साथ में थे। और बाकी भी एकदम आपका जो चेंबूर का निकाय है, जो छोटा राजन का भाई है, उससे लेके ऐसा कोई रिपब्लिकन नेता बचा नहीं है या दलित नेता बचा नहीं है कि जिससे मेरी पर्सनल बात नहीं हुई है या संबंध नहीं आए हुए। सबसे यूनियन लीडर भी बहुत सारे थे, सबसे आ गए। तो रामदास आठवले को मैंने बोला कि आपके बारे में लोग कुछ भी बोले, वो आपका मजाक भी उड़ाए, फिर भी आपके बारे में, आपके चरित्र और चरित्र के बारे में मैं आपको दाद देना चाहता हूँ कि जिसका 1.5 लाख करोड़ का बजट आपके हाथ में है, सर आपकी जगह दूसरा कोई होता, और होते भी थे पहले जी, तो 1.5 लाख करोड़ में से कम 15,000 करोड़ खा जाता था। खा ही जाता था पक्का। मगर आपकी विशेषता ये है कि आज तक रामदास जी आठवले के मैंने बोला कि आज तक आपके बारे में कोई एलिगेशन नहीं है मेरे ख्याल, कोई एलिगेशन नहीं। कितनी बड़ी बात है। 1.5 लाख करोड़ जो आदमी बांट रहा है वो उसमें से अपने लिए कुछ नहीं रख रहा है, पूरा समाज के प्रति समर्पित कर रहा है। सर ये समर्पित भावना जो है ना, वो रामदास आठवले की खासियत है, एक समर्पित भावना चाहिए। और मैं बोलूँगा ठीक है, पॉलिटिक्स में कभी कांग्रेस कभी बीजेपी करना, वो भी उसका भी उन्होंने एक जवाब दिया। उन्होंने बोला मेरा ना है तो नहीं, वो बोले अनिल जी आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं मेरे स्वार्थ के लिए कर रहा हूँ तो कृपया मेरे ऊपर अन्याय मत करो, मैं मेरे समाज के लिए करता हूँ। अब सर सवाल ये है अम्बेडकर का कि उद्धव जी को कितना फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। आएंगे तो कैसे है ना कि रामदास आठवले के बारे में लोगों में, दलित लोग जो हैं उनमें अपनापन है जी। भले वो उनके अनुयायी नहीं है, उनके समर्थक नहीं है, उनकी वजह से वोट में बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी मान्य करते हैं। मगर फिर भी रामदास आठवले बीजेपी के साथ होने से दलित समाज में, और उनको मंत्री पद दिया है, उनको एक सम्मान देते हैं। मोदी भी हंसते हैं उनके जोक के ऊपर, मगर फिर भी एक ऐसे ममत्व की दृष्टि से उनको देखते हैं कि बच्चा है, थोड़ा मस्ती करता है, मगर ठीक है, अच्छा लड़का है, इस तरह से ही देखते हैं उनको। तो मेरे को लगता है कि वो एसेट है, लायबिलिटी नहीं है बीजेपी के लिए। और अगले चुनाव में भी ऐसा है कि भले मैं उनको शो पीस कहता हूँ, वो खुद को मास्टर पीस कहते हैं, मगर वो ऐसा एक पीस है कि जिसकी ज़रूरत बीजेपी को है, आज भी है, बिल्कुल कल भी रहे। अब आते हैं प्रकाश जी के साथ। सर प्रकाश अंबेडकर के बारे में मेरा प्रॉब्लम ये हो रहा है, सबके लिए हो रहा है, सभी नेताओं के। जैसे मैंने बोला कि वो अभी ये है तुम्हारी शिवसेना की लीडर, बक करती थी सुषमा अंधारे, वो राष्ट्रवादी में थी तो शिवसेना के खिलाफ बोले। वैसे प्रकाश अंबेडकर भी जिंदगी भर राष्ट्रवादी के खिलाफ इतने रहे, और शरद पवार का द्वेष शब्द यूज़ कर रहा हूँ मैं, महाराष्ट्र में अगर किसी ने किया होगा हद से बाहर जी, तो प्रकाश अंबेडकर। वो कभी भी कांग्रेस और राष्ट्रवादी के समीकरण में, समझौते में, आघाड़ी में शामिल सिर्फ इसलिए नहीं हुए, उन्होंने कई बार कांग्रेस को कहा, प्रतापराव भोसले से लेके माणिकराव ठाकरे से लेके गोविंदराव अधिक से लेके कितने अध्यक्ष है अभी तुम्हारे ये हैं नाना पटोले, सबको बार बार इन्होंने बोला कि आप राष्ट्रवादी को दूर करो, हम आपके साथ आने को तैयार हैं। बहुत पहले से, मतलब 1999 से मैं देख रहा हूँ, प्रतापराव को भी अंबेडकर ने बोला था कि हम आने के लिए तैयार है, राष्ट्रवादी को दूर रखो, क्योंकि वो कम्युनल पार्टी है। प्रकाश अंबेडकर क्या बोलते थे, वो कम्युनल पार्टी है, और वो और राज ठाकरे दोनों का ओपिनियन जो है राष्ट्रवादी के बारे में एक है कि उनकी वजह से महाराष्ट्र में जातिवाद बढ़ा, और ये जो मराठा समाज का पूरा जो माहौल बना, उसके लिए अंबेडकर और राज ठाकरे दोनों दोष किसको देते हैं, पवार साहब को देते हैं, राष्ट्रवादी को देते हैं। तो ऐसे अंबेडकर आज तक कभी आघाड़ी में नहीं गए, समझौता नहीं किया,
इंडिपेंडेंटली लड़े, इसके दो कारण बताए जाते हैं। एक कारण ये बताया जाता है कि वंचित और एमआईएम इन दोनों के साथ बीजेपी के अंदर से साठगांठ है कि आप वोट खाने के लिए, कांग्रेस के अपोजिशन के वोट खाने के लिए आप इंडिपेंडेंट ही रहो, इंडिपेंडेंटली खड़े हो जाओ, उनके गिराओ, उसके लिए हम आपको मदद करेंगे, आपके लोगों को खड़े करो। सर मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं, मगर मैंने सुना कि वंचित ने एक बार तो 288 सीटों पर महाराष्ट्र में उम्मीदवार खड़े किए। सर आसान है क्या? सर बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं कर सकती, उन्होंने किए, उनको किसी ने मदद की तभी वो किए सके। तो अभी ऐसा है कि शिवसेना के साथ उनकी बात होना बड़ी बात नहीं है सर। वो बाला साहब के राष्ट्रवादी भी साथ में, उनके साथ में बोलता हूँ ना, उसके बारे में आऊँगा ना मैं, कि देखो बाला साहब जब थे तब नामदेव ढसाल उनके साथ थे जी। उस समय भी ये अलग अलग दलित पार्टियों के साथ उन्होंने, बाला साहब ने भी पैचअप करने की कोशिश की। ये भीम शक्ति और शिव शक्ति नाम जो है ना, वो अभी का नहीं है, वो बाला साहब के ज़माने से मैं सुनता आया हूँ। वो बार बार बीच बीच में आगे आ जाता है, नाम बदलते जाते हैं लीडर लोगों के, शिव शक्ति भीम शक्ति कायम रहती है। तो अभी ऐसा है कि उद्धव ठाकरे और अंबेडकर का साथ में होना, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इनके रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में ये लड़ेंगे, वहाँ पे शिवसेना का इतना जमघट नहीं है। और शिवसेना के बारे में दलित समाज में एक प्रेजुडिस है, पूर्वग्रह है, जिससे शिवसेना को छुटकारा पाना मुश्किल है। अभी बाला साहब नहीं है और उद्धव जी है करके थोड़ा सा छुटकारा मिला है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं तो मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नामांतर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर यूनिवर्सिटी करने के लिए बाला साहब ठाकरे ने बहुत विरोध किया था। ये हद तक जाके किया था कि वो बोले कि कसलं पीठ आणि कसलं काय, कसली पीठं घेऊन बसतात, मतलब यहाँ तक गए थे। और उस समय जो दंगे हुए उसमें दलित समाज के ऊपर जो अत्याचार हुए, अन्याय हुए, उसमें भी शिवसेना का इनिशिएटिव था, ऐसे आरोप उस समय लगाए गए। और शरद पवार ने डट के उसका मुकाबला करके वो नामांतर भी करके दिखाया और दंगे भी ये किए, कंट्रोल किए। मगर सर समहाउ कभी भी अंबेडकर जी को शरद पवार पसंद नहीं आए। उन्होंने हमेशा ये बोला कि इनको दूर रखो, फिर हम आपके साथ हैं, कांग्रेस को बोला। अब ऐसा है कि अंबेडकर जी को अपने पूरी जो पहले के विधान है वो उल्टे करने पड़ेंगे। शरद पवार का जो द्वेष उन्होंने किया, शरद पवार के खिलाफ जो टीका टिप्पणी की, उसका क्या करेंगे वो? अभी भाई शिवसेना के साथ जाना आसान है, कांग्रेस के साथ तो वो पहले से बात करते रहे कि चलो हम साथ में आते हैं, राष्ट्रवादी को दूर रखो। अभी राष्ट्रवादी भी इसका एक भाग है जी। तो क्या करेंगे? मेरे को अभी भी थोड़ा ऐसा लगता है कि वो अंबेडकर की हमेशा की थोड़ी नीति भी रहते हैं कि वो बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, और वो कभी दूर जाएंगे इसका भरोसा नहीं होता। सर आपको याद होगा, या तो आप पेपर निकाल के, न्यूज़पेपर निकाल के देख सकते हैं, एमआईएम और वंचित की जब युति हुई, आघाड़ी हुई, तब एमआईएम के ओवैसी और अंबेडकर गले लग के हर एक सभा में इतने जोर शोर से भाषण करते थे कि ऐसा लगता था कि अभी पूरे ज़िंदगी भर में मुस्लिम समाज और दलित समाज का एक यूनिटी का ये प्रतीक हो गए, और ये दोनों मिलके देश की राजनीति में एक भूचाल लाएंगे। क्या रिजल्ट आया उसका? सर रिजल्ट की बात तो बात की है, वो साथ में रहे क्या? अब एक दूसरे के दुश्मन हैं। आप ओवैसी का नाम लो प्रकाश जी के सामने, वो आग बबूला हो जाते हैं, बोलते वो तो गद्दार है, उसने हमसे दगाबाजी की। और ओवैसी को पूछे तो ओवैसी भी बोलता है कि इनका इतिहास ही वही है, इन्होंने हमको धोखा दिया, इस्तेमाल किया। ठीक है, इस्तेमाल किया। तो सर कैसे है ना कि इनकी और वंचित की और एमआईएम की भी युति हुई थी, तब लोगों ने बहुत आशाएं दिखाई थी। अभी ये दलित और मुस्लिम दोनों मिलके करीबन 40% हो जाते हैं, तो अभी भूचाल आएगा? ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना भूचाल आया, ना उनके
इसके सर एक औरंगाबाद में चुन के आया, इनके 2 चुन के आए, तो आमदार चुन के आए, बाकी क्या हुआ? बाकी कुछ नहीं, थोड़े इधर उधर किसको गिराने में काम आए, वो तो उसके पलीकडे नहीं, वो तो पहले। तो उसके लिए मैं प्रकाश अंबेडकर के बारे में कोई भरोसा नहीं दे सकता। वो कल ऐसे समय ये मुद्दा उठाएंगे कि भाई राष्ट्रवादी को बाहर करो, हम कांग्रेस और शिवसेना के साथ आने को तैयार है, राष्ट्रवादी को बाहर करो। उस समय ऐसा हो सकता है कि राष्ट्रवादी और कांग्रेस साथ में आ जाएंगे और शिवसेना के साथ प्रकाश अंबेडकर रह जाएंगे, मतलब आपस में एमबीए 2 पार्ट में हो जाएगी, और ये मुश्किल हो जाएगी इनके लिए, शिवसेना के लिए, क्योंकि शिवसेना वालों को इसका जवाब देना पड़ेगा कि आज तक आपने तो गांव-गांव में दलित और दूसरे समाज में जो संघर्ष हुआ उसमें आपने भूमिका ली। और एक प्रॉब्लम हो सकता है सर, जिसकी चर्चा मैंने अभी तक देखी नहीं, मगर मैं करना चाहूँगा कि मेरी बाला साहब ठाकरे से बहुत बातें होती रही थी, तो उस समय बाला साहब ठाकरे मुझे कई बार बोले हैं कि मेरा एक प्रयास है कि दलित समाज में जो बौद्ध समाज नहीं है, जो बौद्ध नहीं बने हैं, ऐसा जो दलित समाज है जिसमें बहुत सारी कास्ट आती है जी, और उनका कहना था ये जो बौद्ध समाज है वो छोड़ के बाकी समाज जो है वो भी काफ़ी मात्रा में है, मतलब ये अगर 26 या 28% है तो वो भी 18 या 20% हैं, वो अगर हमारे साथ आते हैं। और उन्होंने प्रयोग किया था, आमदारों को टिकट दिए जब उन्होंने, तब उसमें उन्होंने बौद्ध समाज से ज़्यादा टिकट अन्य दलित समाज को दिए थे। तो अन्य दलित समाज जो है ओबीसी है, वो शिवसेना के प्रति पहले से आकर्षित है, उनको ऐसा लगेगा कि अंबेडकर के साथ जाना मतलब बौद्ध समाज के साथ शिवसेना जा रही है, तो हमारा क्या होगा, हमारे ये समर्थक रहे। अब इसके विपरीत उल्टा है कि मुंडे साहब से भी मेरी बात होती थी, उन्होंने जाहिर तौर पे मुझे बताया, ऐसा नहीं, जाहिर तौर पे उन्होंने बताया कि ओबीसी और जो बौद्ध नहीं है ऐसे दूसरे कास्ट के मागास वर्गीय लोग जो हैं उनकी यूनिटी मैं करना चाहती हूँ, और करने में ये सफल हो गए थे। तो अभी बीजेपी का भी टारगेट ये रहेगा कि जो अंबेडकर के साथ हैं उनसे अलग जो लोग हैं उनको साथ में ले लें, वो कर ही रहे। उन्होंने तो मुसलमानों में भी एक तबका ऐसा पकड़ा है, उत्तर प्रदेश में अभी आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ मुस्लिम समाज के एक वर्ग के साथ जुड़ गए हैं, उनके समाज के लिए उन्होंने स्पेशल कुछ कंसेशन भी दिए हैं। तो अभी भी ये हो सकता है, और अभी ऐसा है कि शिवसेना को भी मुस्लिम वोट्स का अट्रैक्शन है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगले चुनाव में ये वंचित लेने के बाद, दलित लेने के बाद, कोई ऐसा मुस्लिम नेता भी वो ढूंढ लेंगे, वैसे नहीं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हिंदुत्व को धक्का लगेगा, पर मुंबई में कोई तो एक मुस्लिम नेता वो ढूंढ लेंगे कि जिसको वो साथ में लेके बोलेंगे कि भाई मुस्लिम समाज भी हमारे साथ आ गए। हो सकता सपा भी न हो, सपा राष्ट्रवादी वालों ने अगर उनको कन्विंस किया आप आ जाओ तो सपा भी आ सकती है जी। आप बोल रहे वो मैंने सोचा नहीं था, और आ सकती है, सपा आ सकती है। तो मुझे कुल मिला के ऐसा लगता है कि आगे के इलेक्शन में रामदास आठवले शो पीस रहेंगे, और मैं प्रकाश अंबेडकर को मास्टरपीस की जगह देना चाहूँगा। जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो हम चर्चा कर रहे थे कि प्रकाश अंबेडकर जी का शिवसेना का युति और रामदास आठवले जी का भाजपा के साथ साठगांठ, तो ये दलित समाज जो है किस तरह एक दूसरे पार्टी को लाभ हानि पहुंचा सकते हैं, इसी पर चर्चा कर रहे थे। आप भी अपना कमेंट्स हमारे वीडियो को देखते हुए अपना कमेंट्स, अपनी राय जो प्रकट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।